हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग जो 2020 का जो आईएएस का जो प्रीलिम का पेपर था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 इसका 1 से लेके 25 तक का जो क्वेश्चन है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इसका जो 26 से लेके 50 तक का जो क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग डिस्कस करने का जो तरीका है, वो हम लोग इसका आंसर डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे बनाया गया है, सिलेबस से कैसे लिंक्ड है और इसका हम लोग जो इसको क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए कैसे हम लोग जो प्रिपरेशन है उसमें भी अपने आप को इस जो थ्योरी है जिसके ज़रिए ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसको अप्लाई करके जो हम किताब पढ़ें या फिर करंट अफेयर पढ़ें तो उसको इस तरीके से पढ़ें कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन उससे बना सकें कि हाँ ये पॉसिबल क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में या फिर मेंस में आ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश दुवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक किताब का नाम दिया गया है जिसका नाम है देशेर कथा। बिल्कुल आराम से सुनिएगा। देशेर कथा एक किताब है। तो उसमें ये लिखा गया है कि इसको जो लिखा गया है वो सखाराम गणेश देवस्कर के दौरान लिखा गया है और वो लिखा गया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ये बोला गया है कि इसके बारे में जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में बताइए। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर जब हम लोग किताब पढ़ें या फिर कोई भी करंट अफेयर में अगर कोई बुक वगैरह का नाम आए जो कि इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिहाज से, तो हमें ये चीज़ को देखना है कि वो जो बुक है वो किसने लिखी है और उस बुक में आखिर है क्या। अब ये चीज़ मैं कैसे बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे इसके आप जब तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि पहला लिखा है कि इट वांट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो इसमें लिखा गया है कि इस किताब में आखिर लिखा क्या गया है, ये भी पूछा गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि न सिर्फ किताब का नाम पता हो, उसके लेखक का नाम पता हो, बल्कि उस किताब में आखिर किस चीज़ का ज़िक्र किया गया है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँगे। जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। ये लिखा हुआ है कि इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। तो एक तो ये चीज़ जानना है कि हमें कि उस किताब में आखिर लिखा क्या हुआ है। दूसरा ये चीज़ जानना है कि आखिर उस किताब का प्रभाव क्या पड़ा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है द यूज ऑफ देश बाई देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ पर ये बुक में ये जो देश यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है जैसे देशेर का था, तो उसमें देश जो वर्ड है उस पे भी ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या वो बंगाल के लिए रीजन के लिए था या फिर पूरे इंडिया के लिए था। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अगली बार जब भी हम कोई किताब पढ़ेंगे, और हम जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की बात नहीं है। अगर आप एंशिएंट इंडिया में भी देखिएगा, मिडिवल इंडिया में भी देखिएगा, तो बहुत सारे किताब लिखे गए हैं जिसके राइटर हैं उसके कितने के चाइनीज़ राइटर हैं, कितने के अरब राइटर हैं, कितने के इंडियन राइटर हैं। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि आखिर वो बुक किसने लिखी है, किसके शासनकाल में लिखी है और उस किताब में आखिर किस चीज़ का वर्णन है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब कि जो भी आपको गांधी और जैसे कि रिफॉर्म्स का नाम हम लोग सुनते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जैसे कि आप जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हैं या फिर जो 1833 का एक्ट है या फिर 1935 का जो एक्ट है। तो इस तरीके जो एक्ट हैं और जो स्पेसिफिक जो डिस्कशंस हुए हैं, जैसे कि गांधी अम्बेडकर के जो पैक्ट है, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, तो ऐसे-ऐसे जो पैक्ट है और जो कि कन्वर्सेशंस हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आखिर उसमें क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पहला अगर हम लोग ऑप्शंस का उठाते हैं तो देखते हैं इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस है उनको गांधी इरविन पैक्ट में ये ऑफर दिया गया था कि वो कांग्रेस की तरफ से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पैक्ट है, उसके उसके प्रोविजंस क्या-क्या है, उसके क्या-क्या जो टर्म्स है उसके ऊपर बात हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जानने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसलिए मैं बार-बार आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप डेली अपना जो 1 घंटे का समय है वो सिलेबस के लिए दें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिलेबस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें और साथ-साथ जो टॉपर्स वगैरह के टिप्स होते हैं उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो उनके देख सकते हैं। आपको एक रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम लोग अक्सर प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल नशे में होते हैं, भूल जाते हैं कि कौन-सी चीज़ें ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ें जो हम लोग जो सीनियर से सीखते हैं, उसको हम लोग नोट नहीं करते। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग
बहुत सारी चीज़ों को हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमें सिलेबस डेली देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली देखने हैं लगभग। और इससे क्या होता है कि आप जो भी पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल आपका टू द पॉइंट आपकी तैयारी होगी। आप जो किताब है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर भी हम उसको पढ़ जाते हैं और अपने दिमाग में जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उसको जमा कर लेते हैं। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारा करंट अफेयर का जो पोर्शन है, जिसमें हम लोग द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं और जो मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि हम लोग उसको गेस ही नहीं कर पाते कि आखिर क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3-4 काम ज़रूर कीजिए। जैसे कि पहला आप सिलेबस डेली देखिए, और सिलेबस देखिए तो सिलेबस को अकेले आप देख सकते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दोनों चीज़ समझ में आएगी। सिलेबस भी समझ में आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समझ में आएँगे। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा आपसे कि डेली इंटरव्यू ज़रूर देखिए। जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, जैसे कि दृष्टि आईएएस वगैरह जो हैं, या फिर विज़न आईएएस, ये ऑनलाइन आप देखते हैं कि इंटरव्यू जब होते हैं यूपीएससी के, तो उससे पहले ये लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो उसके आपको यूट्यूब पे आपको यू अपलोडेड मिल जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि आपको उसके बारे में तैयारी पहले से आपको ध्यान होगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये काम आप डेली कीजिए। क्या करना है इसमें? आप जब भी फ्री हों, खाना खा रहे हों, या फिर कहीं पे जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बिल्कुल कैजुअली देखिए, जैसे आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, उस तरीके से देखिए। कोई उस पे बर्डन मत लीजिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो डायरेक्शन है वो सही रहे। और चौथी बात जो मैं कहूँगा कि आप टॉपर्स के जो वीडियोज़ हैं, उसको ज़रूर देखिए कि वो किस तरीके से आंसर राइटिंग की बातें बोल रहा है, या फिर किस तरीके से वो सिलेबस को देखने की बातें कर रहा है, या फिर कौन सी बुक लिस्ट वो बता रहा है, और कौन सी रिपोर्ट्स वो पढ़ने को बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने हिसाब से देखनी है। ये नहीं कि हर टॉपर जो है वो अलग-अलग चीज़ें सजेस्ट कर रहा है तो हम लोग सब चीज़ को फ़ॉलो कर लें। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखनी है। तो चलिए आगे यहाँ पर देखा गया है कि दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ये लिखा गया है कि विथड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या उसमें ये जो पैक्ट हुआ था उसमें ये था कि जो सिविल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए गए थे जो गवर्नमेंट के द्वारा, क्या उनको वापस लेने की बात की गई थी? एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। और चौथा ऑप्शन है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वे आर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो यहाँ पर देखिए आप क्या, यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए बात है कि वो गांधी इम्पैक्ट में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या किन किन मुद्दे पर बात हुई। जैसे कि जिन्ना का जो 14 सूत्री कार्यक्रम है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें कौन कौन सी बातें थी, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें, या फिर क्रिप्स मिशन प्लान है उसकी जो बारीक ये पॉइंट्स है उसमें वो पूछा जा सकता है कि आखिर उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे जिसकी वजह से ये फेल हो गया, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन सारी बातों की जो जानकारी है हमें प्रीवियस क्वेश्चन देख के ही पता चलती है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि द वाइटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। यहाँ पर वाइटल विध्वंसक एक पत्रिका का नाम लिया गया है जो कि मंथली बेसिस पे आती थी, और उसमें जो अनटचेबल के लिए ये लिखा गया था, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि कोई भी मंथली जर्नल हो, या फिर बुक हो, या फिर कोई समाचार पत्र हो, तो वो किसने लिखा है वो आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए लिखा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियावप एंड द्रोणवाप डिनोट। तो इसमें देखिए 2 टर्म दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी जो मैंने हम डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो पिछले करंट अफेयर सॉरी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो हमने पहले आपसे डिस्कस किए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो यावप है और द्रोणवाप है, तो इस तरह के टर्म्स पहले भी आए हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आखिर कोई भी टर्म किसी भी समय में आ रही हो, चाहे एंशिएंट इंडिया में आ रही हो, चाहे फिर जो मिडिवल इंडिया है, या फिर जो आप बोल सकते हैं मुगल काल में है, तो उस समय कौन सी टर्म किस चीज़ को डोनेट कर रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर देखिए इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो हमारे लिए इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो गया। ये बात हमें ये क्वेश्चन देख के पता चल गया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर किस तरीके से हमें इंस्क्रिप्शन पढ़ने हैं, हम जानते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन है, और भी कई तरह के इंस्क्रिप्शन एंशिएंट इंडिया में मिलते हैं, तो हमें किस तरीके से देखना है, तो ये क्वेश्चन आप ये देख के उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से रूलर ने ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये अपनी बात जो है प्रजा के सामने रखी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है,
Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो ये किस शासक ने कहा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कौन सी इंस्क्रिप्शन से कौन सी महत्वपूर्ण बात किताब में लिखी हुई है, उस चीज़ को आपको नोट रखना है, और किस शासक के बारे में लिखी गई है और उस इंस्क्रिप्शन में किस कवि ने योगदान दिया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज। तो यहाँ पर परमिताज की बात हो रही है और यहाँ पर टर्म की बात फिर से हो रही है, जैसे कि हमने वही द्रोणवाप, कुलव्याप, इसके टर्म्स के बारे में क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक परमिताज एक टर्म आया है एंशिएंट इंडिया में, तो उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि वो आखिर क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एफोरिस्टिक स्टाइल है, या फिर फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास वो है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी टर्म किस चीज़ के लिए यूज हो रही है, और खासकर उसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या वो धर्मशास्त्र थे और जिसको किसी खास स्टाइल में लिखा गया था। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि मान ली कोई इंस्क्रिप्शन है या फिर कोई बुक ही है, तो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। किसने लिखी है वो तो पूछेगा ही पूछेगा। किस शासनकाल के दौरान लिखी गई ये भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि वो किस चीज़ का भाग है, जैसे वेद का भाग है या वेदांग का भाग है या फिर वेदांत का भाग है या फिर किसी धर्मशास्त्र का भाग है, पुराण का भाग है, ये पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और किसके शासनकाल में और किसने लिखी है, ये तो ज़रूरी है ही। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रखमाबाई केस है 1884 का, उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो आखिर किस चीज़ के अराउंड था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3 कि क्या वो वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन के बारे में था, या फिर एज ऑफ कंसेंट के बारे में था, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इसके बारे में था। तो इस तरीके से जो सामाजिक सुधार का जो हमारा चैप्टर है और जो टॉपिक पढ़ना है हमें सिविल सर्विस में, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सामाजिक मुद्दे हैं जिसमें वल्नरेबल सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के होते हैं उसके बारे में वहाँ पे सुधार की बातें वहाँ पे हुई हैं, और जिसके बाद हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो प्रबल भी हुई इसकी वजह से। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का जजमेंट है या फिर किसी तरह का जो समाज सुधार में अगर कोई एक्ट आया है, जैसे कि सती प्रथा एक्ट है, ठगी का है, या फिर विधवा विवाह का एक्ट है, तो इस तरीके जो एक्ट होते हैं, और जैसे कि यही है रखमाबाई की जो केस है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से हमें ये जानने को मिलता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि हमें देखना है कि आखिर वो किस चीज़ के अराउंड था और उसमें क्या डिमांड थी। अगर कोई मूवमेंट चलाई गई या फिर कोई एक्ट लाया गया तो उसमें कौन से प्रोविजंस थे, क्यों लाया गया और किस वायसराय ने लाया, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। किस समाज सुधारक ने उसको प्रमोट किया, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इंडिको कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाई द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडिको कल्टीवेशन थी इंडिया में उसको 20th सेंचुरी में डिक्लाइन कर गई, उसका कारण क्या था। तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट आपको जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कारण और परिणाम जो है वो हमारे सिविल सर्विस का आधार है। मतलब कोई भी घटना होती है तो आपको उसका सबसे पहले तो ये देखना होगा, मतलब जो किसने किया, कब किया, कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, किन कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, तो उसी को देख के आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इंडिको कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो कल को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात की जा सकती है कि आखिर स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ, ये पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर फ्रेम किए जा सकते हैं कि 1935 के एक्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम उसे फेडरल बोल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को इस एंगल से हम लोग पढ़ाई करें कि हम क्वेश्चन को इमेजिन कर सकें कि हाँ पोस्टेंशियल क्वेश्चन ये हैं और इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो हम इस तरीके से इसको पढ़ें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। तो यहाँ पर वेलेस्ली के बारे में बात की जा रही है। उसने ये बोला है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली ने बनवाया था वो आखिर क्यों बनवाया था। तो इसके लिए हमें ये चीज़ ज़रूरी, इससे ये पता चलती है कि जो वायसराय हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेलेस्ली का नाम आया है तो वेलेस्ली हमारे लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है उसमें वायसराय में। और ये बोला है कि उन्होंने फोर्ट विलियम क्यों बनाया था। तो मैंने जैसे आपको ये प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन था यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन 33 नंबर, जिससे आपको बताया था कि कारण परिणाम कौन किसने कब किया,
ये और कौन-कौन प्रभावित हुई, इसके बारे में इस तरीके से सोचना है हमें। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वाज़ आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। तो यहाँ बोला जा रहा है क्या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था, या फिर ओरिएंटल जो लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उसने ऐसा किया था, या फिर वो जो अपने साथी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए ऐसा किया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा जो कदम उठाया गया वो किस लिए उठाया गया और किन को ध्यान में रख के उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टिमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर उलगुलन की बात हो रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी स्पेसिफिक टर्म आए तो उस पर जरा रुक जाइए, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं और खासकर जो प्रीलिम्स में है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उलगुलन जो है वो किसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये अगर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाइए कि ऑप्शन जो दिए गए हैं वो पोटेंशियल क्वेश्चन है आगे के। आप ये समझ सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि 1857 क्रांति तो सबसे महत्वपूर्ण हो गई। मप्पिल्ला रिवेलियन जो है 1921 का। तो अब हमें जब भी अगला जब हम रीडिंग मारेंगे तो याद रखिएगा कि मप्पिल्ला रिवेलियन को ऑप्शन ऐसे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल क्वेश्चन भी बन सकते हैं उस पर। आगे इंडिगो रिवोल्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही है। फिर आगे है बिरसा मुंडा का रिवोल्ट 1899 से 1900 तक, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से हम लोग ये चीज़ भी पता चल जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पढ़े जा सकते हैं और पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्कॉलर्स और लिटरेचर्स जो हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर पनिनी के बारे में लिखा गया है कि पनिनी क्या वो पुष्यमित्र शुंग से एसोसिएटेड था, या फिर लिखा गया है अमर सिम्हा जो है क्या वो हर्षवर्धन से एसोसिएटेड थे, या फिर कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से एसोसिएटेड थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस कवि ने किस काल में किस राजा के अंतर्गत कौन सी चीज़ें की रचना की। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है उसको जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में उसका क्या मतलब किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग मैंने आपको बताया कि खासकर जो साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 5G के बारे में पूछा गया था, लाईफाई के बारे में पूछा गया था, और इसी तरीके से बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। फिर वीएफएक्स के बारे में, सॉरी वीएफएक्स नहीं, उसको एक पूछा गया था क्वेश्चन आपको इसके वर्चुअल रियलिटी के ऊपर और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। सेकेंड लिखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। तीसरा लिखा है डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रॉयज। नेक्स्ट लिखा गया है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी जैसे कि अगर किसी सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है तो वो किस चीज़ का सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है, किसी प्राइवेट ने लॉन्च किया है, किसी देश ने लॉन्च किया है, कि कौन से मिशन के लिए लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम क्या है, किस सैटेलाइट के लिए लॉन्च किया है, किस ग्रह के लिए लॉन्च किया है, और उसका कालखंड क्या है, उसमें कौन से बैंड का इस्तेमाल हुआ है, और वो किस चीज़ के इस्तेमाल में होगा। जैसे कि क्या वो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर ओशियनोग्राफी के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर वो जीपीएस जैसी तकनीक के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमें ये तैयारी करनी है। तो आपको खास करके जो साइंस और टेक जो है उसमें आपको जो टर्म्स आते हैं ना उसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है कि आखिर वो किस चीज़ में उपयोग होगा और किस तरीके से उपयोग होगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी प्रोसेस पूरी पता होना चाहिए, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अभी जैसे मैंने अभी अभी आपका नाम लिया था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ भी गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उस पे हमें टिक करना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी पेपर वगैरह पढ़ें या फिर अपने कॉमन जो आप में चेंजेज़ आ रहे हैं, जो हमारे आस-पास दुनिया में चेंजेज़ आ रहे हैं, आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए, आखिर ऐसा क्यों है और उसमें क्या-क्या इसके चलते प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कि 5G हमारे देश में आ गया, तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और जैसे कि
ऑगमेंटेड रियलिटी की क्वेश्चन है या फिर वर्चुअल रियलिटी क्वेश्चन है, तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली है दुनिया में। जैसे कि रोबोटिक्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो आपको इस चीज़ में बहुत सावधान रहना चाहिए और उसमें खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर इनका उपयोग कहाँ-कहाँ होगा और ये इन चीज़ों को प्रभाव क्या-क्या पड़ने वाला है, किन सेक्टर पे पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें हमारे जो कॉमन जो हमारी होती है चेतना, उसमें आते भी रहते हैं लेकिन हम लोग उसका जवाब नहीं देना चाहते। तो इस चीज़ को नहीं करना है क्योंकि यूपीएससी इस तरह के ट्रेंड को पकड़ने लगी है और जो बहुत ही कॉमन चीज़ें होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर वीएलसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, उसमें ये पूछ दिया जा रहा है कि इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइए कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको आपको बहुत ही डिटेल में देखना पड़ता है कि आखिर जो टेक्नोलॉजी या फिर जैसे कि क्रायोजेनिक के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या इसमें सिंगल स्टेज है, डबल स्टेज है, इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है या फिर नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है, या ये जो है इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे लॉन्च किया जा सकता है, इसमें ये ईंधन लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो डिटेल्स होती है ना, वो साइंस के सेक्टर में और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स आते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें और भी ज़्यादा रिलेवेंस हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ a public ledger that everyone can inspect but which no single user controls. The structure and design of blockchain is such that all the data is in it are about cryptocurrencies only. Next, applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है। 3 तरह के क्वेश्चन आपको बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। एक वीएलसी हो गया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एक यहाँ पर प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर फिर नेक्स्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 4 बैक टू बैक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी को लेके साइंस एंड टेक से आपको पूछ लिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें आसानी से आ जाएँ और आपको बार-बार बताना ना पड़े। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना। और आप चाहें तो अगर आप इस चैनल का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद से इसको आराम से देखा करें जब भी आप फ्री हों। बिल्कुल फ्री माइंड से देखें, कोई उसको पढ़ाई में शामिल ना करें, उसको बिल्कुल कैजुअली देखें, लेकिन देखें ज़रूर। ये आप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। इट इज़ ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन, मैंने ये आपको बताया पूरा पढ़ के। तो वही चीज़ है कि आपको स्पेसिफिकेशन डिटेल देखनी पड़ेगी कि इस टेक्नोलॉजी में आखिर है क्या, किसके किसके बारे में है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर इसके प्रभाव में आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, दे कैन बी यूज्ड एज। तो हमें ये चीज़ देखना है कि आखिर उनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या उनका उपयोग आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज को बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर। तो वही बताया गया यहाँ पर। देखिए आप यूज बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि किसी भी जो साइंटिफिक टर्म है उसमें आपको खासकर उसका उपयोग देखना है। और वैसे भी हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे एप्लीकेशंस, तो हमें वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। देखिए मैंने ड्रोन की चर्चा की थी, ड्रोन पे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्रोन्स का जो है वो किस किस क्षेत्र में सक्सेसफुली उसको एक्टिविटीज़ कैरीज कराए जा सकते हैं ड्रोन्स के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ड्रोन की हम लोग बात सुनते हैं तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ड्रोन जो है वो शादियों वगैरह में इस्तेमाल होने लगे हैं। नेक्स्ट है कि सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि जो पंजाब वगैरह से है और जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स है, वहाँ पर ड्रोन के जरिए वहाँ पर हथियार और जो मादक पदार्थ है वहाँ पर गिराए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की इसके जैसे कि हर साइंस एंड टेक के लगभग जो पहलू होते हैं, तो इसके भी पहलू दोनों हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और जैसे कि प्रधानमंत्री बार बार बात बोलते हैं मन की बात, आप अगर उनकी सुने तो उसमें कई बार उन्होंने चर्चा किया है कि जो ड्रोन्स की जो इस्तेमाल है वो कृषि क्षेत्र में करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें खासकर देखना है कि किस क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करने वाली है या फिर कहाँ पर उसका एप्लीकेशन होने वाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्राई ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन्फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन
equilateral triangle that has sides 1 million kilometers long with lasers shining between the craft. The experiment in question refers to. तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई स्पेशल मिशन है, किसी देश का पर्टिकुलर है, जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। वॉयेजर 2 का नाम लिया गया है, न्यू होराइजन्स का नाम लिया गया है, लीजा पैथफाइंडर का नाम लिया गया है, इवॉल्व लीजा का नाम लिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो इस तरह के मिशन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है यूपीएससी में। और जैसे कि इंडिया का मंगल मिशन है, होप मिशन है यूएई का। तो इस तरह के जो मिशन होते हैं, जैसे कि ईरान ने हाल ही में कोई पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया, नॉर्थ कोरियन लॉन्च किया, तो ये चीज़ हमें। और जैसे कि चाइना ने लॉन्ग मार्च का रॉकेट है उसका, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। S-400 डिफेंस पे पहले ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, थर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में अगेन मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेटेंट। यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस की बात हो रही है, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, जो सिलेबस में हिस्सा है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे लिखा गया है, ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज। नेक्स्ट है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ ए पिग। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन अगर ये करंट अफेयर मैगजीन में अगर कवर हुए होंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, और अगर नहीं कवर हुए हैं तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि कोई भी इसका जवाब नहीं देने वाला। शायद कोई बहुत रेयर होगा, हज़ारों लाखों में एक, तो वो शायद इन तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। अगर करंट अफेयर क्वेश्चन में उसको नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी वो आंसर दे पा रहा है, तो ये बहुत जान लीजिए कि वो उस चीज़ को पहले जान चुका है और उस चीज़ का वो थोड़ा-सा उसमें जानकारी उसको पहले से हुई है, इसीलिए वो दे पाया। और ऐसे छात्रों की संख्या जो है वो लाखों में 10-20 ही होते हैं, वैसे अधिकतर के पास इनका जवाब नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो यहाँ पर एक वैक्सीन का जो टाइप है उसका नाम लिया गया है, उसमें ये बोला जा रहा है कि उसका क्या है, उसका महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है, ये कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है और किस डिजीज़ के विरुद्ध में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखिए, कोई भी वैक्सीन वगैरह है तो जैसे कि कोरोना की जो वैक्सीन थी उसमें ये पूछा जा रहा था कि किसने बनाया और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई, मतलब उसमें किस तरीके से प्रभाव करता है वो वैक्सीन। क्या वो mRNA टेक्नोलॉजी पे है या फिर किसी और तरीके से उसका उपयोग है, क्या वो डीएनए बेस्ड है। तो इस तरीके आपको स्पेसिफिकेशन जो करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ने को मिले या फिर जो न्यूज़पेपर में लगातार इसको कवर किया जा रहा था, यहाँ तक कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसमें भी ये कवर किया गया था, जो ऑफिशियल न्यूज़ होते हैं डीडी न्यूज़ वगैरह, उसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया था कि आखिर जो वैक्सीन बन के आ रही थी उस समय वो कौन से आधार पर काम करती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो पब्लिक, देखिए एक और टर्म का नाम आ गया है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बोला फिर याद दिलाना चाहूँगा, टर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई आप लोग। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें बोला है कि किस चीज़ में प्रयोग होता है इसको। तो आपको कोई एमओयू का नाम आ जाए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको देखना, आपने देखा होगा कि कई सारे कंपनियों और गवर्नमेंट के बीच में साइन होती हैं, दो कंपनियों के बीच में साइन होती हैं, दो देशों के बीच में साइन होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी जो एग्रीमेंट है वो कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश हैं वो साइन कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए साइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर इस चीज़ को इस तरीके से देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, जो जैसे कि JCPOA है या फिर एक दो एग्रीमेंट अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका कर रहे हैं या फिर चाइना अमेरिका कर रहे हैं, चाइना इंडिया कर रहे हैं, जैसे कि पंचशील सिद्धांत है, तो इस तरीके जो स्पेसिफिक टर्म होते हैं ना, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं कि और खासकर जो एग्रीमेंट के रिलेटेड हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और साइंस और टेक में तो हमने इसका महत्व तो देख ही लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि इन दोनों में जनरल डिफरेंस बताएं। तो ये तो हम लोग जो लुसेंट की किताब होती है उसमें भी आपको मिल जाएगा, जो बिल्कुल बेसिक किताब होती है, बहुत अच्छी किताब होती है, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं तो फिर जो 6 से 10 की लकी जो NCERT होती है उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए अब कितने बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब पूछा क्या गया है, बिल्कुल प्लांट और एनिमल सेल में जो अंतर होता है बेसिक, वो पूछा गया है।
और ये जो किताब मैंने आपको बताई, एनसीईआरटी हो चाहे लूसेंट हो या फिर अरिहंत हो, कोई भी किताब हो, तो उसमें ये बिल्कुल चार्ट में दिया हुआ रहता है, बिल्कुल छोटा सा चार्ट बना हुआ रहता है उसमें। ये उसको अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा ना, तो इसका आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से जो कारण है जिसके कारण जो हम लोग बेंजीन पॉल्यूशन के अधीन हो जाते हैं या फिर उनके एक्सपोजर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो वुड बर्निंग से होता है, या फिर टोबैको स्मोकिंग से होता है, या फिर ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है, जो कार्स और बाइक से निकलते हैं वो होता है, या फिर जो यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर है उससे होता है, या फिर यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन उससे होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि पराली की बात है, तो पराली पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर उनसे कौन से धुएँ निकलते हैं, क्या उसके इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं उससे, उससे कौन सी डिजीज़ होने की संभावना है। तो इन तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल करंट अफेयर से होते हैं। तो मटेरियल में अगर आपके करंट अफेयर में मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसको अच्छे से पढ़िए, और नहीं मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर कोई नहीं इसका जवाब दे पाएगा। और हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको थोड़ा सा इसमें एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को भी एडवांटेज मिलता है जब आर्ट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो हम लोग उनमें थोड़ा सा एडवांटेज ले लेते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, ये समझदारी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप सिर्फ परिभाषा याद रखने से दूर अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब इस तरह के क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर नियर फ्यूचर में अगर कोई मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई, वैश्विक मंदी आ गई, तो उसमें कौन सी जो पॉलिसी या फिर एक्शन होंगे जो भारत सरकार ले, तो उससे इसका प्रभाव कम हो जाएगा, यानी मंदी का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल समझदारी का क्वेश्चन है और बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मान लिया आप देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो बताइए आपके पास ऊपर जिम्मेदारी होगी इस चीज़ की। तो आप जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक तो फिर आप किस तरीके से अपने देश को बचाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही है कि शुरू से ही ये एटीट्यूड रहे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विस में आएंगे, कि वो इस तरह के अप्रोच लेके चलें कि वो जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो बिल्कुल ऊंचे स्तर पे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको वो ट्रैक कर सके। इसलिए उन्होंने इसको करंट अफेयर को इतना महत्व दे रखा है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन का जवाब आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप फॉरेन बोरोइंग्स क्या होते हैं वो नहीं जानते। आप अगर फिर आगे ये नहीं जानते कि फॉरेन बैंक्स के खोलने से क्या होता है, उनसे कैसे ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं समझते आप, तो जब तक आप बेसिक नहीं इसका समझेंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप जो एनसीईआरटीज़ वगैरह है उन्होंने अच्छे से समझाया है इस चीज़ को, या फिर आप दूसरे बुक्स भी हैं वो उन्होंने भी अच्छे से तरीके से समझाया है। तो उस जब भी आप उसको पढ़ें तो ज़रा समझने की कोशिश से पढ़ें, खासकर जो इकोनॉमिक्स का जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर घुमा के पूछते हैं कि आखिर नहीं, आप जब तक इसको समझिए नहीं तब तक उसका हल ही नहीं कर पाइएगा, उसके डायरेक्ट आंसर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग, अपनी समझदारी का प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अगर आपने अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो उससे जो एग्रीगेट इफेक्ट जो होगा, इमीडिएट इफेक्ट जो एग्रीगेट मनी सप्लाई में पड़ेगा इकोनॉमी में, वो क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगेन ये वो उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझदारी पे। तो आपको जब तक इसमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगी, जो जब तक इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कैसे बैंकिंग सिस्टम काम करते हैं, कैसे हम जो सेविंग जो जमा करते हैं उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोन लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैसे ये सब सिस्टम काम करते हैं, बैंकिंग कैसे काम करती है, तब तक हम इस तरह के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्कुल बेसिक वाले जो एनसीईआरटीज़ वगैरह जो बुक्स होते हैं, या तो उसको पढ़ लीजिए, या फिर कोई अच्छे कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने टीचर्स या फिर जो टॉपर्स अगर आते हैं तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, या फिर कोई बुक सजेस्ट करें। तो इस तरीके से आप इसका तैयारी को अपने अंजाम दे सकते हैं। और इस तरीके से हमने इस जो लेक्चर सीरीज में ये पूरा हमने कवर कर लिया 50 तक। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 51 से लेके 75 तक इसको कवर करेंगे।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अब अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर्स में नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड जय हिंद।